एक राष्ट्र की महानता इस बात में नहीं है कि वो अपने सबसे अमीर लोगों को क्या प्रदान करता है, बल्कि इस बात में है कि वो अपने सबसे गरीब लोगों की देखभाल कैसे करता है। रविवार 28 दिसंबर 2025। आज हम आरबीआई की पॉलिसी के पीछे छिपी एक कह सकते हैं पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। और पहेली ये है कि अगर आधिकारिक आंकड़ों को माने तो भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था है, 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ। तो फिर विदेशी निवेशक यहां से पैसा निकाल क्यों रहे हैं? रुपया 90 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार क्यों कर गया है? हमारी आज की जो पड़ताल है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है, जो इस मुद्दे पर एक बहुत ही साहसिक नजरिया पेश करता है। हमारा मिशन है इस पहेली को परत दर परत खोलना और ये समझना कि रुपए का गिरना वाकई चिंता की बात है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ मौका है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी बेहद जरूरी है, खासकर जीएस पेपर 3 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से होती है। वो आरबीआई के मौजूदा गवर्नर संजय मल्होत्रा के दौर की तुलना 2023 के मध्य से 2024 के अंत तक की अवधि से करता है। उस दौर में ऐसा क्या हुआ था जिसे एक बड़ी गलती माना जाता है? देखिए, उस दौर की कहानी बहुत दिलचस्प है। 2023-24 में आरबीआई ने रुपए को एक तरह से एक ही स्तर पर पैक कर दिया था। पेग मतलब उसे गिरने बढ़ने नहीं दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। उसे एक जगह पर आप कह सकते हैं रोक कर रखा गया था। एक मिनट, उसे एक ही जगह पर क्यों रोका गया था? मतलब रुपए को इस तरह आर्टिफिशियली मजबूत रखने के पीछे क्या सोच थी? इससे किसको फायदा हो रहा था? ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, इसकी आधिकारिक वजह तो कभी साफ नहीं की गई, लेकिन लेख जिस तरफ इशारा करता है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा उन बड़ी-बड़ी कंपनियों को हो रहा था जिन्होंने डॉलर में भारी कर्ज ले रखा था। अच्छा। जब रुपया मजबूत रहता है तो उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए कम रुपए देने पड़ते हैं, तो उनके लिए तो एक बड़ी राहत थी। समझ गई। तो मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया, लेकिन देश को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं होता। और कीमत बहुत बड़ी थी। इसके 3 बड़े नुकसान हुए। पहला, जब आपकी करेंसी मतलब मुद्रा कृत्रिम रूप से मजबूत होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका सामान महंगा हो जाता है। इससे आपकी कंपेटिटिवनेस यानी मुकाबले में बने रहने की क्षमता वो घट जाती है। दूसरा, इस मजबूती को बनाए रखने के लिए आरबीआई को अपने खजाने से डॉलर बेचकर रुपये खरीदने पड़ रहे थे। इस चक्कर में देश के कीमती विदेशी मुद्रा भंडार में 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमी आ गई। 150 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। और तीसरा नुकसान क्या था? तीसरा नुकसान था साख का। बाजार को मतलब बड़ी निवेशकों को भनक लग गई कि आरबीआई रुपए को उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा पर रोक कर बैठा है। तो उन्होंने शर्त लगानी शुरू कर दी कि रुपया तो गिरेगा ही, और उन्होंने धड़ाधड़ रुपये बेचने शुरू कर दिए। इसी को स्पेक्यूलेटिव अटैक यानी सट्टा हमला कहते हैं। रुकिए, ये सट्टा हमला सुनने में तो बहुत नाटकीय लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि बाजार ने आरबीआई के खिलाफ ही एक तरह से जंग छेड़ दी थी? एक तरह से हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था। इसे ऐसे समझिए कि एक बांध में दरार आ गई है और सब देख रहे हैं कि ये टूटने वाला है। बाजार कह रहा था आप इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, और उन्होंने पैसे लगाकर उस बात को सच साबित करने की कोशिश की। अंत में आरबीआई को हार माननी पड़ी। वो पॉलिसी कह सकते हैं पूरी तरह से एक आपदा थी। तो 2024 तक की पॉलिसी तो एक आपदा जैसी लग रही है। कंपेटिटिवनेस गई, फॉरेक्स रिजर्व्स गए और साख भी चली गई। तो क्या नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आकर सब कुछ बदल दिया? क्या उन्होंने उस गलती से कोई सबक सीखा? शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। पिछले 1 साल में जो नया आरबीआई शासन आया, उसने ज्यादा लचीला रवैया अपनाया। जब विदेशी पूंजी भारत से बाहर जाने लगी, तो आरबीआई ने उसे रोकने के लिए कोई दीवार खड़ी नहीं की, बल्कि दबाव को एब्जॉर्ब होने दिया। मतलब बाजार पर छोड़ दिया? हाँ, उन्होंने रुपए को धीरे धीरे बाजार की ताकतों के हिसाब से कमजोर होने दिया। इसी वजह से रुपया पिछले 1 साल में 85 से गिरकर 90 प्रति डॉलर तक आ गया। और यहीं पर हमारी कहानी का सस्पेंस और गहरा हो जाता है और हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। अगर पॉलिसी अब बेहतर है और अर्थव्यवस्था 8.2% की रफ्तार से दौड़ रही है, तो रुपए पर यह दबाव बना ही क्यों हुआ है? विदेशी पैसा भारत आने के बजाय जा क्यों रहा है? यही तो $1,000,000 का सवाल है। और लेख के मुताबिक यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है।
ऐसा लगता है कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। 2025 के मध्य से जब रुपए पर दोबारा दबाव बनना शुरू हुआ, तो आरबीआई अपने पुराने तौर तरीकों पर लौटता दिख रहा है। ये दबाव क्यों बना? इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे बाहरी और घरेलू दोनों कारण थे। भारी तौर पर अमेरिका में फिर से ट्रंप टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है और कई निवेशक चीन के बाजार की तरफ वापस जा रहे हैं। और घरेलू स्तर पर देखें तो निजी निवेश अभी भी कमजोर है और कुछ एक्सपर्ट्स सरकार के ऊंचे विकास के आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन सब वजहों से जब रुपया 90 के पार जाने लगा तो आरबीआई उसे बचाने के लिए फिर से मैदान में कूद पड़ा। यानी फिर से विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। आधिकारिक आंकड़ों और अनुमानों के आधार पर लेख ये कहता है कि जून 2025 से आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में लगभग 30-35 बिलियन डॉलर बेचे हैं और फॉरवर्ड मार्केट में भी करीब 30 बिलियन डॉलर का हस्तक्षेप किया होगा। यानी एक बार फिर हम अपने डॉलर जलाकर रुपए को एक लेवल पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि बड़े कॉरपोरेट्स और राष्ट्रवादी नेता चाहते हैं कि रुपया मजबूत रहे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, मजबूत रुपया, मजबूत देश। लेकिन क्या लेख इस बात से सहमत है या फिर इस मजबूती की कोई छुपी हुई कीमत है जो कोई और चुका रहा है? आप बिल्कुल मुद्दे की बात पर आ गई हैं। यहीं पर लेख का सबसे जरूरी तर्क सामने आता है। विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके गंभीर वितरणात्मक परिणाम होते हैं। वितरणात्मक परिणाम मतलब इसका असर समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। किसी को फायदा तो किसी को नुकसान। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि रुपये की कीमत तय करने में एक तरह की पॉलिटिक्स शामिल है। यानी आरबीआई का हर फैसला किसी को फायदा पहुंचाता है और किसी को नुकसान। और लेख का इशारा है कि ये फायदा अक्सर अमीरों को और नुकसान गरीबों को होता है। सटीक। लेख का मुख्य तर्क यही है कि एक मजबूत रुपया मुट्ठी भर अमीरों को फायदा पहुंचाता है, जबकि एक कमजोर रुपया देश के लाखों गरीब कामगारों की रोजी रोटी बचाता है। ये उन श्रम प्रधान उद्योगों यानी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करता है, जैसे मछली पालन, रत्न और आभूषण और कपड़ा उद्योग। इन सेक्टर्स में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां विनाशकारी ट्रंप टैरिफ की वजह से पहले ही खतरे में हैं। और एक कमजोर रुपया उनकी मदद कैसे करेगा? जब रुपया कमजोर होता है तो भारत में बना सामान विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है। इससे हमारे निर्यात बढ़ते हैं, फैक्ट्रियों में काम बढ़ता है और इन लाखों लोगों की नौकरियां बची रहती हैं। तो एक तरफ कुछ हजार परिवारों का विदेश में पढ़ाई का खर्चा है और दूसरी तरफ लाखों परिवारों का चूल्हा है। लेख के मुताबिक प्राथमिकता बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये तर्क भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू नहीं है? अगर रुपया कमजोर होता है तो जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे कच्चा तेल, मोबाइल फोन के पार्ट्स, वो सब महंगी हो जाएंगी। क्या इससे आम आदमी पर महंगाई की मार नहीं पड़ेगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अर्थशास्त्र में हर चीज का एक ट्रेड ऑफ होता ही है। हाँ, रुपया कमजोर होने से आयातित महंगाई यानी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है, लेकिन लेख का तर्क प्राथमिकताओं को लेकर है। वो कह रहा है कि एक तरफ लाखों नौकरियों का तत्काल और निश्चित नुकसान है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का एक संभावित खतरा है, जिसे दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए संभाला जा सकता है। इस मुश्किल चुनाव में लेख का झुकाव साफ तौर पर नौकरियों को बचाने की तरफ है। समझ गए। तो राष्ट्रवादियों की भावना का क्या, जो गिरते रुपए को देश की कमजोरी मानते हैं? उनके लिए लेख क्या जवाब देता है? उनके लिए लेख हिमालय के पार यानी चीन की ओर देखने का सुझाव देता है। चीन का उदाहरण इस बहस में बहुत ताकतवर है। सोचिए, चीन का निर्यात दुनिया भर में छाया हुआ है, उनके पास भारी मात्रा में डॉलर का भंडार है और पूरी दुनिया उन पर अपनी मुद्रा को मजबूत करने का दबाव डालती है। इसके बावजूद जनवरी 2020 से चीन ने अपनी वास्तविक विनिमय दर में लगभग 12.5% की गिरावट आने दी है। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब चीन, जो कि एक आर्थिक महाशक्ति है, वो जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमजोर कर रहा है या कमजोर होने दे रहा है? बिल्कुल। चीन अपनी मुद्रा को एक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर नहीं, बल्कि एक आर्थिक हथियार के तौर पर देखता है। वो जानता है कि उसका निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसे बचाने के लिए वो अपनी मुद्रा को मजबूत नहीं होने दे रहा। अब इसकी तुलना भारत से कीजिए। हमारी बाहरी स्थिति चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर है, फिर भी हमारी मुद्रा में सिर्फ 5.5% की गिरावट आई है। लेख का इशारा साफ है, अगर चीन जैसा शक्तिशाली देश अपने निर्यातकों को बचाने के लिए एक कदम उठा सकता है, तो हम क्यों हिचक रहे हैं?
तो लेख कह रहा है कि हमें चीन से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि रुपया कितना कमज़ोर होना चाहिए। ये 100 रुपये प्रति डॉलर का आंकड़ा कहाँ से आया? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये सिर्फ एक मनमाना नंबर है? नहीं, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं है। ये एक सांकेतिक गणना यानी एक इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन पर आधारित है। लेख इसके पीछे 2 ठोस कारण देता है। अच्छा, तो ये 100 का आंकड़ा कोई हवा में नहीं है। अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो लेख कह रहा है कि देखो, पहला, चीन हमसे सस्ता होने के लिए अपनी करेंसी 12.5% गिरा चुका है, जबकि हम सिर्फ 5.5% पर अटके हैं। तो हमें पहले तो ये फासला मिटाना है। दूसरा और ज्यादा जरूरी, अमेरिका ने हमारे माल पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। तो अगर हमें इस दोहरी मार से बचकर गेम में बने रहना है तो हमें अपनी करेंसी को कमजोर करके इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। और वो हिसाब किताब 90 के बजाय 100 के आसपास बैठता है। क्या मैं सही हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। लेख का कहना है कि अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे 90 के बजाय 100 रुपये प्रति डॉलर का स्तर हासिल करना कोई आर्थिक तबाही नहीं, बल्कि हमारे निर्यात क्षेत्र को बचाने के लिए एक न्यूनतम जरूरत है। यह एक रणनीतिक एडजस्टमेंट है, ना कि कोई घबराहट वाली बात। ये तो एक तरह की विडंबना है। यानी बाजार जो काम खुद करने की कोशिश कर रहा है, यानी रुपए को कमजोर करके हमारे निर्यातकों को एक तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी देना, उसी काम को रोकने के लिए हमारी अपनी संस्था RBI अरबों डॉलर खर्च कर रही है। बिल्कुल, और लेख इसे एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड कहता है, यानी एक ऐसा जख्म जो हमने खुद को दिया है। ये ऐसा नुकसान है जो हम खुद अपना कर रहे हैं। लेख अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी नाम की एक किताब का हवाला देते हुए एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी करता है। वो कहता है कि पिछले 75 वर्षों में भारतीय राज्य अपनी नीतियों पर आत्मचिंतन तो बहुत करता रहा है, लेकिन शायद ही कभी उसने अपनी गलतियों से सीखकर आत्मसुधार किया हो। और ये त्रासदी है कि हम हाल के अनुभव से भी सबक नहीं ले रहे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। 2023-24 की रुपए को स्थिर रखने की नीति इस बात का क्लासिक उदाहरण थी कि मुद्रा का मैनेजमेंट कैसे नहीं करना चाहिए। वो नीति महंगी भी थी और हानिकारक भी। लेख चेतावनी देता है कि 2026 में उन गंभीर गलतियों को दोहराना अक्षम्य होगा। हम एक ही फिल्म देख चुके हैं और हम जानते हैं कि उसका अंत अच्छा नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि रुपए के मूल्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ कुछ ताकतवर समूह रुपए को राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं और किसी भी कीमत पर उसे गिरने से रोकना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये लेख एक दूसरा दृष्टिकोण पेश करता है। ये रुपये को एक नीतिगत हथियार के रूप में देखता है, जिसे देश की जरूरतों के हिसाब से खासकर रोजगार बचाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। और लेख स्पष्ट रूप से इस दूसरे दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसका तर्क है कि एक कमजोर रुपया भले ही कुछ अमीर कॉर्पोरेट्स या विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के परिवारों के लिए असुविधाजनक हो, लेकिन ये देश के उन लाखों गरीब श्रमिकों की आजीविका के लिए एक लाइफलाइन है जिनकी नौकरियां दांव पर लगी हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। क्या आर्थिक नीति को प्रतीकों, भावनाओं और कुछ निहित स्वार्थों पर आधारित होना चाहिए, या फिर उसका आधार देश के करोड़ों आम लोगों पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव होना चाहिए? इस तरह के विषयों पर और गहराई से विश्लेषण के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया जा सकता है। यह चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।